आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भूगोल। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो हम सबसे पहले संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। इस कहने का मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनसे हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती हैं, उन्हीं सबको हम संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे और मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है 4 आधार पर। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, जैव तथा अजैव संसाधन। दूसरा, समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब हम आगे इन सब के डिफिनीशंस के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे एनसीईआरटी बुक में एक संसाधनों के वर्गीकरण का एक चार्ट दिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधन का पहला प्रकार हम किसके आधार पर देखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन के पहले प्रकार को देखेंगे, जैव संसाधन। इन संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होते हैं और जिसमें जीवन व्याप्त हो। कहने का अर्थ ये है कि वे सभी वस्तुएं जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होती हों उन्हें हम जैव संसाधन कहेंगे, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जाति, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। दूसरा है अजैव संसाधन। इसका डिफिनीशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती हों अजैव संसाधन कहलाएंगे। इसका उदाहरण चट्टान और धातुएं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिसका हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। इसका उदाहरण सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव। अगला है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसमें इन संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। कहने का मतलब यह है कि ये वो संसाधन है जिनका निर्माण होने में बहुत समय लगता है और इनका हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म, खनिज इत्यादि। अगला हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि कोई ऐसा संसाधन जिस पे व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे गांव में बहुत लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, मतलब कि कुछ किसान होते हैं जिनके पास अपनी भूमि होती है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हुआ, उस आदमी का हुआ। अगर किसी आदमी का घर है तो वो उस व्यक्ति का हुआ। तालाब है, कुआं है, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति ने बनवाया है, एक व्यक्ति ने, तो ये उस व्यक्ति का हुआ, तो ये व्यक्तिगत संसाधन है, मतलब कि ये उसी के हैं। अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसमें वे संसाधन जो पूरे समुदाय के सभी सदस्य उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे गांव में सामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब हैं सामुदायिक स्थल हैं जहाँ की हर समुदाय के लोग, हर समाज के हर लोग जा सकते हैं, उस पर समान अधिकार रहता है सबका, वो होंगे सामुदायिक संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि किसी एक राष्ट्र वे सभी संसाधन जिस पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो।
जैसे हमारा भारत है, भारत देश है, तो भारत देश पे भारत का अधिकार है, तो ये भारत देश में जो भी होगा वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन होगा। और किसी भी देश की सीमा के 12 समुद्री मील मतलब कि 22.2 किमी तक महासागरीय क्षेत्र का जो भूस्थल पाया जाता है वो राष्ट्र की संपदा होती है। मतलब अगर उसमें से कुछ भी निकलता है तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और अगला पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जिस पे किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है, जैसे जैसे सार्क टाइप। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के तट रेखा से 200 मीटर की दूरी के बाद का जो स्थल पड़ता है, अगर उसमें कोई भी हमें संसाधन प्राप्त होते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर। ये चौथा है, विकास के स्तर के आधार पर, जिसमें पहला है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन का अपार संभावना है, परंतु सही ढंग से इसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। उसका अगला है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब कि पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके तहत हम वे संसाधनों का उपयोग करें। जैसे जल 2 गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन चुका है, परंतु इस उद्देश्य में इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान अभी तक नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन कहलाएगा। अगला है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। संचित कोष जो होता है वो भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा होता है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब संचित कोष में जो भी संसाधन है उसका हम यूज़ अभी नहीं करते हैं, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर को अगर किसी संसाधन की आवश्यकता पड़े तो वो भी इस चीज़ की फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए हम उस संसाधन को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो ये था हमारा संसाधन का प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की एक देन है और ये बात सत्य है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हुई है। पहला, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। कुछ व्यक्तियों ने संसाधन के लिए इतनी लालच की जिसकी वजह से संसाधन को हानि होने लगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया, जिसके कारण जिससे बाकी जो अमीर गरीब में जो समाज है, अमीर और गरीब 2 भागों में बट गया। अगला है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत में अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण इत्यादि। अब हम आगे पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। संसाधन की इतनी हानि हुई कि इसको देखते हुए एक सतत पोषणीय विकास स्टार्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए हो। मतलब कि वर्तमान में हम जो भी विकास करें, लेकिन उससे हमारे पर्यावरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसको देखते हुए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व
स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो डी जेनेरी सम्मेलन में भूमंडलीकृत वन सिद्धांत पर समहित जताई और 21वीं सदी सतत पोषी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब हम पढ़ लेंगे कि एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान एवं राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीकृत सतत पोषी विकास को हासिल करना था। कहने का कुल मिला के मतलब ये होगा कि एजेंडा 21 एक लाया जाता है जिसके तहत हम विकास तो करेंगे लेकिन पर्यावरण से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।